हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। और आज की इस वीडियो में हम करेंगे बाल विकास और शिक्षा शास्त्र से संबंधित 24 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। ठीक है, एमसीक्यू क्वेश्चन मैं आपको करवाने वाली हूं। अगर आपने हमारे इस सीरीज़ का पार्ट 1, 2 और 3 वाले वीडियोस नहीं देखे हैं तो उन्हें भी ज़रूर से देख लीजिएगा। बिल्कुल मत मिस कीजिएगा क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। और मेरा आपसे प्रॉमिस है कि इस सीरीज़ में अगर आप हमारे साथ बने रहेंगे तो आपके बाल विकास और शिक्षा शास्त्र से संबंधित जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं सीटेट पेपर 1 के लिए, पेपर 2 के लिए, या फिर आने वाले केवी के एग्ज़ाम के लिए, DSSB के एग्ज़ाम के लिए, वो सभी मैं आपको इन वीडियोस के थ्रू कवर करवा दूंगी। ठीक है, आपको करना सिर्फ इतना है, चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल के बटन पे क्लिक करके ऑन कर लीजिए। ठीक है, चलिए बिना किसी देरी के करते हैं शुरू। और मैं आपको स्क्रीन पे दिखा देती हूँ क्वेश्चन नंबर 1, आज का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नंबर 1। तो रीड करना शुरू करूँगी, आपको आंसर करने के लिए टाइम दूंगी। हर एक सही उत्तर के लिए आपको 1 पॉइंट मिलेगा। पूरी क्लास हो जाने के बाद आप मुझे अंत में बताएंगे कि आपके टोटल 24 में से कितने मार्क्स बने। ठीक है, कमेंट करके आप मुझे बताइएगा। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ, इसको करते हैं रीड। पढ़ने को दैनिक जीवन की ज़रूरतों से जोड़ना, यह किस भाषाई कौशल का उद्देश्य है? ठीक है, ऑप्शन: श्रवण कौशल का, पठन कौशल का, बोलने के कौशल का, लेखन कौशल का। पढ़ने की बात हो रही है, आपको बताना है। अगर पढ़ने को आप दैनिक जीवन यानी कि डेली लाइफ से जोड़ देते हैं तो ये कौन से भाषाई कौशल का उद्देश्य है? इसका सही उत्तर होगा पठन कौशल का उद्देश्य है। भाई पढ़ने की बात हो रही है तो जाहिर सी बात है इसका सही उत्तर होगा पठन कौशल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, रेखा गणितीय आकृतियों के शिक्षण में सर्वप्रथम प्राप्य उद्देश्य होता है। रेखा गणित की बात हो रही है, उसमें आपको पता है आप आकृतियाँ बनाते हैं, एंगल्स के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, शेप्स के बारे में पढ़ते हैं। तो वहाँ पर कौन सा प्राप्य उद्देश्य होता है? कौशलात्मक, अवबोधात्मक, अनुप्रयोगात्मक या फिर ज्ञानात्मक? जी, इसका सही उत्तर होगा कौशलात्मक। अगर आपने कौशलात्मक लगाया तो बिल्कुल ठीक है। बढ़ते हैं आज के अगले प्रश्न की ओर। 8वीं कक्षा का कोई छात्र यह कहता है, भारी वस्तुएं जल में डूब जाती हैं और हल्की वस्तुएं जल में तैरती हैं। कक्षा 8 के विज्ञान के शिक्षक के लिए इस पर प्रतिक्रिया देने के लिए सर्वोत्तम परामर्श क्या होगा? ठीक है, तो सर्वोत्तम परामर्श क्या होगा? नीचे आपको ऑप्शन दे रखे हैं, आपको छाट के बताना है। मैं रीड करना शुरू करती हूँ। उसे यह स्पष्ट कीजिए कि हल्का अथवा भारी अपेक्षित पद हैं। ठीक है, इस कथन को स्वीकार कर लिया जाए क्योंकि बच्चे की संकल्पना को इंगित करता है जिसका आदर किया जाना चाहिए। थर्ड है, बच्चे को स्पष्ट कीजिए कि यह वस्तु का भार नहीं है बल्कि उस वस्तु का घनत्व है जो यह निर्धारित करता है कि कोई वस्तु डूबेगी या तैरेगी। फोर्थ पॉइंट है यहाँ पर, प्रतिकारी उदाहरण दीजिए और विभिन्न आकृतियों, आकारों और भारों की वस्तुओं की व्यवस्था करके बच्चे को खोजने का अवसर प्रदान कीजिए। ठीक है, आजकल ऐसे ही लेंदी क्वेश्चंस आपको देखने को मिलते हैं। अगर आपने पेपर देखा हो, सीटेट का देखा हो, केवी का देखा हो, और DSSB में तो बहुत सारे स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस आए हुए थे भाई। तो आपकी जो प्रैक्टिस है उसी के अकॉर्डिंग होनी चाहिए। जी, तो इसका सही उत्तर क्या होना चाहिए? इसका सही उत्तर होगा, प्रतिकारी उदाहरण दीजिए और विभिन्न आकृतियों, आकारों और भारों की वस्तुओं की व्यवस्था करके बच्चे को खोजने का अवसर प्रदान कीजिए। ठीक है, सबसे सही और सटीक उत्तर यही था, इसमें लगा लेंगे आप। ठीक है, लास्ट वाला। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। विज्ञान शिक्षण की परियोजना पद्धति की एक मुख्य सीमा यह है कि, सीमा यानी लिमिटेशंस, यह एक मनोवैज्ञानिक पद्धति है। विभिन्न विषयों में संकल्पनाओं के एकीकरण को प्राप्त किया जा सकता है। ज्ञान को क्रमिक रूप से अर्जित नहीं किया जा सकता। विद्यार्थियों को अधिक मात्रा में मानसिक और शारीरिक कार्य करना पड़ता है। ठीक है, तो विज्ञान शिक्षण की परियोजना पद्धति की सीमा आपको बतानी थी। इसका सही वाला ऑप्शन आप छाट लेंगे, वो होगा विद्यार्थियों को अधिक मात्रा में मानसिक और शारीरिक कार्य करना पड़ता है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तर्क, जिज्ञासा तथा निरीक्षण शक्ति का विकास होता है डैश की आयु पर। आपको बताना है बच्चे में तर्क शक्ति, जिज्ञासा और निरीक्षण शक्ति कब तक विकसित हो जाती है? 11 वर्ष में, 9 वर्ष में, 6 वर्ष में या फिर 7 वर्ष में? तो देखिए, आपने संज्ञानात्मक विकास का जो सिद्धांत है जीन पियाजे का, उसके बारे में पढ़ा होगा। वहाँ से आपको पता लगता है कि 11 वर्ष की आयु में बच्चा तर्क, जिज्ञासा और निरीक्षण शक्ति का विकास
कर लेता है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। जिस विधि से पहले उदाहरण बाद में तथा नियम बताए जाते हैं, यानी कि पहले उदाहरण बता दिए जाएं बच्चे को और नियम बाद में बताए जाएं, वो कौन सी विधि है बताइए। ह्यूरिस्टिक विधि, समस्या समाधान विधि, आगमन विधि या फिर निगमन विधि। तो जहाँ से मैं आपको ये करवा रही हूँ वहाँ पे इसका उत्तर दे रखा है ह्यूरिस्टिक विधि, लेकिन इसमें बात की जा रही है पहले उदाहरण दिए जाते हैं बाद में नियम बताए जाते हैं। तो जहाँ तक मुझे लग रहा है ये आगमन विधि है। ठीक है, इसका आगमन विधि लगा लीजिए आप। और अगर किसी को कोई कन्फ्यूज़न हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। वनों के संरक्षण के लिए एक सफल कार्यनीति आवश्यक है, ये तो आपको पता ही है। इस कार्यनीति में शामिल होना चाहिए, क्या शामिल होना चाहिए? वनों के सभी भौतिक एवं जैविक संगठकों के संरक्षण के लिए व्यापक कार्यक्रम हो, शाकाहारियों का बचाव हो, उच्चतम पोषी स्तर के जंतुओं अर्थात शीर्ष के मांसाहारी का बचाव क्योंकि वे शाकाहारियों पर सीधे निर्भर होते हैं, उपभोक्ताओं का बचाव। ठीक है, आपको मैं टाइम दे रही हूँ, इसको दोबारा से रीड कर सकते हैं आप। वनों के संरक्षण के लिए कार्यनीति आवश्यक है। कार्यनीति में इनमें से क्या शामिल होना चाहिए? चलिए मैं आंसर बता देती हूँ आपको। वनों के सभी भौतिक एवं जैविक संगठकों के संरक्षण के लिए व्यापक कार्यक्रम होना चाहिए। ठीक है, सबसे सटीक उत्तर यही है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। एक विज्ञान शिक्षक कक्षा 6 के विद्यार्थियों को हवा के गुण पढ़ाने के लिए समूह में क्रियाकलाप करवाने की योजना बनाती हैं। ठीक है, यानी कि ग्रुप में वो एक्टिविटी करवा रही है, ऐसी उसने योजना बनाई है किसी टीचर ने। वह समूहों का नेतृत्व करने वाले विद्यार्थियों का चयन किन गुणों के आधार पर करेगी? ठीक है, क्लास में आपने ग्रुप जो है डिवाइड कर दिए हैं, उन ग्रुप का जो नेतृत्व करेंगे, जो लीडरशिप करेंगे, उन बच्चों का चयन आप कैसे करेंगे, किन आधारों पर करेंगे? ऑप्शन है विद्यार्थियों को भूमिका करने का आदेश देना और उनकी समझ के अनुसार कार्य करवाना, योग्यता के अनुसार भूमिका देना, प्रोत्साहित करना व सभी समूह सदस्यों के साथ समन्वय बनाए रखना, भूमिका चयन करने की स्वतंत्रता, अपनी गति से कार्य करना और समझना। नेक्स्ट है इसमें मुख्य भूमिकाएं होशियार विद्यार्थियों को देखकर सुनिश्चित कर लेना कि उनका समूह सबसे पहले कार्य कर लेगा। तो भाई आप लीडर्स का चुनाव कैसे करेंगे, विद्यार्थियों का चुनाव कैसे करेंगे समूह को हैंडल करने के लिए? जी, इसका सही उत्तर होगा योग्यता अनुसार भूमिका देना, प्रोत्साहित करना व सभी समूह सदस्यों के साथ समन्वय बनाए रखना। ठीक है, सबसे अच्छी क्वालिटी होती है ग्रुप लर्निंग की। अगला प्रश्न है यहाँ पर, विज्ञान शिक्षण में परियोजना पद्धति डैश के लिए सबसे ज़्यादा उपयुक्त है? ठीक है, विज्ञान आप पढ़ा रहे हैं और वहाँ पर परियोजना पद्धति का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो किस लिए सबसे ज़्यादा उपयुक्त है? विज्ञान में आधारभूत संकल्पनाओं की समझ को बढ़ावा देने के लिए, विद्यार्थियों की अंक संबंधी योग्यताओं को समन्वित करने के लिए, कार्य करने की वैज्ञानिक पद्धति को बढ़ावा देने के लिए, विद्यार्थियों के तर्कणा कौशल को दृढ़ करने के लिए। तो इसका सही उत्तर होगा कार्य करने की वैज्ञानिक पद्धति को बढ़ावा देने के लिए विज्ञान शिक्षण में परियोजना पद्धति का इस्तेमाल किया जाता है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। इनमें से डैश अक्षर बोध की विधि नहीं है। नीचे कुछ हिंदी शिक्षण की विधि लिखी है, अक्षर बोध की विधि लिखी है। ठीक है, जो नहीं है वो आपको इसमें से सिलेक्ट करनी है, नहीं वाली। ऑप्शन है वाक्य विधि, प्रत्यक्ष विधि, वर्ण विधि और शब्द विधि। तो भाई जो प्रत्यक्ष विधि है वो अक्षर बोध की विधि नहीं है, याद रखिएगा। रिपीटेड क्वेश्चन है सारे। जी, सामान्य से विशिष्ट की ओर शिक्षण सूत्र पर आधारित विधि है। सामान्य से विशिष्ट वाली आपको बतानी है। आगमन विधि, आगमन निगमन विधि, विश्लेषण विधि या फिर निगमन विधि। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा निगमन विधि। ठीक है, सामान्य से विशिष्ट की ओर। अगला प्रश्न है यहाँ पर, भाषा कौशलों के संबंध में कौन सा कथन सही है? सही वाला आप छाटेंगे। भाषा कौशल परस्पर अंतर संबंधित नहीं होते, बिल्कुल गलत। भाषा कौशल परस्पर अंतर संबंधित होते हैं, ये ठीक है। अगले भी पढ़ लेते हैं। भाषा कौशल एक दूसरे पर प्रभाव नहीं डालते, ये बिल्कुल गलत है। भाषा कौशल इस तरह अनुसार सिखाए जाते हैं या सीखे जाते हैं। तो भाई इसका सही उत्तर होगा बी, भाषा कौशल परस्पर अंतर संबंधित होते हैं। ठीक है,
लगा लीजिए। आज का अगला प्रश्न है, बुद्धि परीक्षण का निर्माण के जन्मदाता कौन है? अल्फ्रेड बिने, फ्रांसिस गाल्टन, लेवेटर, विलियम स्टर्न। तो सभी को पता है अल्फ्रेड बिने जो है बुद्धि परीक्षण निर्माण के जन्मदाता हैं या कहे जाते हैं। अगला प्रश्न है, प्राथमिक स्तर पर गणित शिक्षण का महत्व है मानसिक दृष्टि से, आध्यात्मिक दृष्टि से, सांस्कृतिक दृष्टि से या फिर व्यवहारिक दृष्टि से? भाई बच्चों को जो प्राथमिक स्तर पर आप गणित सिखाते हैं तो उसमें वो बच्चों के व्यवहार में आ जाता है। ठीक है, आप टॉफ़ी चॉकलेट्स के माध्यम से सिखाते हैं कि आपको इतनी चॉकलेट हमने दी, उसमें से इतनी खा ली तो कितनी बची। तो एक उदाहरण के माध्यम से मैंने आपको ये समझाने का प्रयास किया है कि किस तरीके से प्राथमिक स्तर पर गणित शिक्षण का महत्व व्यवहारिक होता है। अगला प्रश्न है यहाँ पर, गणित शिक्षण का वास्तविक उद्देश्य ज्ञान प्राप्त करना नहीं बल्कि शक्ति प्रदान करना है। ये कथन किसका है? रमन का, डटन का, बेकन का या फिर ड्यूर का? तो भाई सिंपल है, ये कथन आप याद रखेंगे, डटन का। ठीक है। अगला इम्पॉर्टेंट और बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है, खोज विधि का प्रतिपादन किसने किया? बहुत ही आसान है, ऑप्शन में रीड कर लेती हूँ फिर भी। ड्यूबी, स्किनर, प्रोफेसर आर्मस्ट्रॉन्ग और किलपैट्रिक। तो इसका सही उत्तर होगा प्रोफेसर आर्मस्ट्रॉन्ग। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गामक विकास से हमारा तात्पर्य मांसपेशियों के विकास से तथा पैरों के उचित उपयोग से है। अधिगम और शिक्षा, प्रशिक्षण और अधिगम, शक्ति और गति, मस्तिष्क और आत्मा। भाई गामक विकास की बात हो रही है तो यहाँ पर आप शक्ति और गति वाला ऑप्शन सिलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, क्योंकि गामक विकास के द्वारा ही बच्चा गति करता है, उसमें शक्ति आती है। अगला प्रश्न है यहाँ पर, इस अवस्था में बालकों में नई खोज करने की और घूमने की प्रवृत्ति बहुत अधिक बढ़ जाती है। ठीक है, नई खोज करता है बच्चा और घूमने की प्रवृत्ति बढ़ जाती है। कौन सी स्टेज पे? उत्तर बाल्यावस्था में, प्रौढ़ावस्था में, किशोरावस्था में या फिर शैशवावस्था में? आंसर करिए। इसका सही उत्तर होगा उत्तर बाल्यावस्था में। ठीक है। अगला प्रश्न है यहाँ पर, निम्न में से कौन पठन का प्रकार नहीं है? स्वस्वर पठन, अर्थ पठन, द्रुत पठन और मौन पठन। तो भाई सिंपल है, हमने बार बार पढ़ा है, अर्थ पठन जो है वो पठन का प्रकार नहीं है। लगा लीजिए इसको। अगला प्रश्न यहाँ पर, कक्षा 8 की एनसीईआरटी की पाठ्य पुस्तक में से दिए गए निम्नलिखित अनुच्छेद को पढ़िए। तो यहाँ पर आपको एक पैराग्राफ दे रखा है। ठीक है, जनरली आपके पेपर में आते होते हैं। तो ये एनसीईआरटी की बुक से है, रीड करना शुरू करते हैं। नायलॉन रेशम जैसा दिखता है, यह प्रबल और लचीला होता है। जब वर्ष 1939 में नायलॉन सामने आया तो उसके मोहक गुणों ने जनता में सनसनी अथवा नायलॉन उन्माद उत्पन्न कर दिया। ठीक है, नायलॉन के विकास की स्टोरी बताई जा रही है यहाँ पर इस पैराग्राफ में। इस नए रेशे से बने महिलाओं के मोजे की भारी मांग थी। ठीक है, परंतु दुर्भाग्य से द्वितीय विश्व युद्ध यानी कि 1939 से 45 के चलते नायलॉन उत्पादन का अधिकांश भाग पैराशूट बनाने हेतु काम में लिया जाने लगा। युद्ध के बाद जब मोजों का उत्पादन पुनः प्रारंभ हुआ तो मांग के अनुसार पूर्ति नहीं हो सकी, यानी कि मांग ज़्यादा थी, डिमांड ज़्यादा थी, लेकिन उत्पादन कम था। किसका? नायलॉन के मोजों के जुराबों का, वो नायलॉन के मोजों का। ठीक है, इस उत्पाद के लिए एक भारी काला बाजार था। एक जोड़ी मोजों के लिए महिलाओं को कई घंटे लाइन में लगना पड़ता था। कई बार नायलॉन उपद्रव भी हो जाते थे। विज्ञान की पाठ्य पुस्तक में उपरोक्त को शामिल करने का की क्या सार्थकता है? ठीक है, आपने पैराग्राफ को समझ लिया, एक स्टोरी को समझ लिया, नायलॉन का विकास किस तरीके से हुआ, इसकी कितनी मांग थी, इसकी जानकारी भी आपको प्राप्त हो गई। अब आपको बताना है कि विज्ञान की 8वीं कक्षा की पुस्तक में इस पैराग्राफ को क्यों रखा गया है। ऑप्शन है, विज्ञान में ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य का विकास एवं विचारों का विकास करने के लिए, यह समझ विकसित करना कि नए आविष्कार किस तरह की मांग को उत्पन्न करते हैं। सी है, विज्ञान की समग्र समझ का विकास करना। डी है, ऐसे घटना वृत्तांतों को शामिल करने से विज्ञान की पाठ्य पुस्तक आसान और सरल बनते हैं। ठीक है, ये स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन है और आपको बताना है इनमें से कौन कौन सा स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है। तो देखिए, ए वाला देखेंगे, विज्ञान में ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य का विकास एवं विचारों का विकास करना, बिल्कुल ठीक है। बी देखेंगे तो यहाँ पर बी भी ठीक है। ठीक है, जो नया आविष्कार हुआ उसकी मांग कैसी थी, इस बारे में बताया गया था। और यहाँ पर है सी, विज्ञान की समग्र समझ का विकास करना, इसके लिए भी इस पैराग्राफ को विज्ञान की पुस्तक में रखा गया है।
डी वाला यहाँ पर कुछ सही नहीं लग रहा है, तो आप ये वाला ऑप्शन लगा लेंगे, थर्ड वाला, ABC वाला। ठीक है, इसको करेक्ट कर लेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, आप बने हुए हैं हमारे साथ, जो शुरू से हमारे वीडियोस देख रहे हैं उन्हें पता लग रहा होगा। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। गणित विषय की पाठ्य पुस्तकें किस विधि पर आधारित होकर लिखी जाती हैं? संश्लेषण विधि, प्रयोगात्मक विधि, आगमन विधि या फिर प्रदर्शन विधि? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा संश्लेषण विधि। ठीक है, अगला प्रश्न है यहाँ पर, प्रमुख भाषाई कौशल के अंतर्गत इनमें से कौन एक नहीं आता? लिखना, बोलना, हंसना, सुनना। बहुत ही सिंपल है, कोई डिफ़िकल्टी नहीं थी। हंसना जो है कोई भी भाषाई कौशल नहीं है। अगला प्रश्न है यहाँ पर, ब्रिजेज के अनुसार उत्तेजना भाग है किस चीज़ का भाग है? शारीरिक विकास का, मानसिक विकास का, संवेगात्मक विकास का या फिर सामाजिक विकास का? उत्तेजना संवेगात्मक विकास का अंग है। ठीक है, अगला प्रश्न है यहाँ पर और आज की इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन, डैश की अवस्था तक बालक की दृष्टि एवं श्रवण इंद्रियां पूर्ण तरीके से विकसित हो चुकती हैं। यहाँ पर चुकती लिखा है, लेकिन इसको ठीक कर लेंगे आप, चुकी होती हैं। 3 अथवा 4 वर्ष तक, 6 अथवा 7 वर्ष तक, 8 अथवा 9 वर्ष तक, इनमें से कोई नहीं। तो सिंपली आप इस क्वेश्चन का उत्तर लगाएंगे 8 अथवा 9 वर्ष तक बच्चे की दृष्टि एवं श्रवण इंद्रियों का विकास हो चुका होता है। ठीक है, तो ये थे आज के टॉप 24 क्वेश्चंस बाल विकास और शिक्षा शास्त्र से संबंधित। सभी टीचिंग एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट है ये। ठीक है, बाकी सीटेट के लिए तो है ही है, आपने थंबनेल में देख ही लिया होगा। आने वाले केवी एग्ज़ाम के लिए भी आप हमारे साथ बने रह सकते हैं। और यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि हमारे चैनल पर पूरी की पूरी प्लेलिस्ट अवेलेबल है, छोटे बड़े टॉपिक सभी पर अवेलेबल हैं। ठीक है, ज़रूर से उन्हें चेकआउट कीजिएगा, लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। तब तक अपना ख्याल रखिए, हम मिलेंगे आपसे अगली बार। थैंक्स फॉर वॉचिंग।